हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें हम बेसिकली जानेंगे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। एलिमेंट्स मैटर का वो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं जो किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाता है तो वो एलिमेंट नहीं है। अब हम जानेंगे रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका जो पहला रीज़न है वो है टू स्टडी द एलिमेंट्स इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर और ए सिस्टमेटिक वे। मतलब अगर हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर दें तो हम उसको आसानी से पढ़ सकेंगे और हमें उनको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका जो दूसरा रीज़न है वो है इट हेल्प टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट विद द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ जो वर्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होती है वो उसका एटॉमिक वेट होती है, डेंसिटी आती है इसमें और वॉल्यूम भी आता है। लेकिन यहाँ जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो एलिमेंट के एटॉमिक वेट की बात हो रही है। और ये जो पॉइंट है वो पूरे चैप्टर में रिपीट होगा बार बार कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है उसके एटॉमिक वेट से। इसका जो तीसरा रीज़न है टू डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ वन एलिमेंट विथ अनदर। इसका मतलब कि अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है तो हम उनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करा सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। इसमें सबसे पहले आते हैं डॉबरनियर। डॉबरनियर ने जो अपना लॉ बनाया था उसका नाम था लॉ ऑफ ट्रायड। डॉबरनियर एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने 1829 में एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ए ग्रुप ऑफ 3 और जिसको नाम दिया ट्रायड। इन्होंने अपने ग्रुप में एलिमेंट्स को कुछ इस तरह अरेंज किया था कि अगर आप ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक वेट और ग्रुप के थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट का एवरेज निकालेंगे तो जो एवरेज आता था वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होता था। जैसे कि आप पहले ट्रायड में देख सकते हैं, ये जो ट्रायड है इसमें लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो 7 है और पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट है वो 39 है। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23, जो कि इसी ट्रायड के मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट है। इसी तरह ट्रायड 2, ट्रायड 3 और ट्रायड 4 भी हैं और आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो। आपको करना क्या होगा, इन्हीं ट्रायड के पहले एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट का आपको एवरेज निकालना होगा और जो एवरेज आएगा वो इन्हीं ट्रायड के मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा। अब हम जानेंगे कि डॉबरनियर का लॉ ऑफ ट्रायड नाकारा क्यों गया। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि डॉबरनियर was failed to arrange all the elements in the form of triad। डॉबरनियर के समय पे जितने भी एलिमेंट्स थे वो उनको ट्रायड के फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाए। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि लॉ ऑफ ट्रायड was not applicable even in same family। यहाँ जो एग्जांपल दिया है वो हेलोजन ग्रुप का है। हालांकि इसमें तीनों एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन अगर हम इसको ट्रायड मान लें और फ्लोरीन का एटॉमिक वेट देखें तो वो 19 है और ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट है वो 80 है। अगर हम इसका एवरेज निकालें यानी 19 + 80 तो जो वैल्यू आएगी वो 35.5 नहीं होगी। यहीं ये लॉ फेल हो गया। इसके बाद बात आती है न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव की। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट के अलावा म्यूज़िक लवर भी थे और इन्होंने जो टेबल बनाई उसमें इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। और इन्होंने जो टेबल बनाई थी उसमें 7 ग्रुप थे और 4 पीरियड थे। जिस तरह
इंडियन नोट ऑफ म्यूज़िक में सा रे गा मा पा धा नी के बाद वापस सा रिपीट होता है। इनकी टेबल में भी 7th एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा था उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर थी। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है फ्लोरीन, इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। इसलिए इन्होंने अपने लॉ का नाम लॉ ऑफ ऑक्टेव रखा, क्योंकि ये ऑक्टेव से सिमिलर था। इनकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, द 8th एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन is a kind of repetition of the first, like the 8th note in an octave of music. अब हम जानते हैं कि न्यूलैंड ने जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया था अपनी टेबल में, उसकी मेरिट्स क्या थी। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है, इट वर्कड वेल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। इनकी जो टेबल थी वो उन एलिमेंट्स के लिए अच्छी साबित हुई जो हल्के थे, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, इट रिलेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट टू देयर एटॉमिक मासेस। यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी वो रिलेट कर रही थी उसके एटॉमिक मास से। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं, इसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं, जो कि सबसे पहले इनकी टेबल में शो की गई थी। अब बात आती है कि इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया, यानी इनके जो लॉ था उसको नकारा क्यों गया। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द 8th एलिमेंट नो लॉन्गर रिमेन अ सिमिलर एलिमेंट। जैसा कि हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ा था कि हर पहला और 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। जैसा कि हम टेबल में देखते थे, पीछे जो पेज पे मैंने दिखाई थी, उसमें हाइड्रोजन पहला एलिमेंट था और फ्लोरीन 8वां एलिमेंट था, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सेम थी। लेकिन यहाँ नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी तो सेम थी, लेकिन फ्लोरीन अब 9वां एलिमेंट हो गया, अब ये 8वां एलिमेंट नहीं रहा। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि न्यूलैंड्स अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर द फर्स्ट 17 एलिमेंट बट फेल्ड बियॉन्ड कैल्शियम। क्योंकि न्यूलैंड के समय में कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी होना बाकी थी, इसलिए जो 17 एलिमेंट थे इनकी टेबल में, उसके लिए इनका अरेंजमेंट काफ़ी बेहतर था, लेकिन कैल्शियम के बाद इनका अरेंजमेंट फेल हो गया। अब हम जानेंगे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव का पूरा नाम डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव था। ये एक रशियन केमिस्ट थे और इनके समय में 63 एलिमेंट्स हुआ करते थे, यानी 1869 में। और इन्होंने अपनी टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। और इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हुआ करती थी वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे थे अपनी टेबल में। और इन्होंने एलिमेंट्स को अपनी टेबल में कुछ इस तरह अरेंज किया था कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी एक वर्टिकल कॉलम में लाई कर रहे थे, और इस वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी इनके टेबल में, उनको पीरियड्स कहते हैं। मेरे लोकल के बहुत से स्टूडेंट मुझसे कहते हैं, सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं वर्टिकल कॉलम में और हॉरिजॉन्टल रो में। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, लिख लीजिए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यानी पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रो, और दूसरा है ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम। जीवीसी और पीएचआर। आप सिर्फ पीएचआर को याद रखिए, यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ग्रुप के बारे में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंडलीव ने ये एग्जामिन किया कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसका रिलेशनशिप होता है उसके एटॉमिक वेट से। मेंडलीव का सारा कंसंट्रेशन
उन कंपाउंड पे था जो तब बनते हैं जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है। मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और लगभग सभी एलिमेंट के साथ मिलकर हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाते हैं। इसलिए मेंडलीव ने इन्हीं हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूले के बेस पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया। ये आप देख सकते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इसमें 1 से लेके 8 तक ग्रुप हैं और 1 से लेके 7 तक पीरियड्स हैं। और जो सभी ग्रुप हैं वो A और B सब ग्रुप में डिवाइड हैं। और इनकी टेबल में ऑक्साइड्स और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है सभी एलिमेंट्स के लिए। जैसे ये पहले ग्रुप के जो हाइड्राइड है उनका जनरल फॉर्मूला है R2O। यहाँ पे R की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह वगैरह। तो लिथियम की ऑक्साइड क्या होगी? Li2O। सोडियम की ऑक्साइड क्या होगी? Na2O। इसी तरह सेकंड ग्रुप में जो ऑक्साइड है तो बेरिलियम की देखते हैं ऑक्साइड क्या होती है, बेरिलियम की BeO। इसी तरह मैग्नीशियम की क्या होगी? MgO। और इसी ग्रुप की हाइड्राइड क्या होगी? BeH2। सिमिलरली MgH2। थर्ड ग्रुप की देखेंगे तो बोरोन की हाइड्राइड क्या होगी? BH3। और इसकी ऑक्साइड क्या होगी? B2O3। कार्बन की हाइड्राइड क्या होगी? CH4। ऑक्साइड क्या होगी? CO2। नाइट्रोजन की ऑक्साइड क्या होगी? N2O5। हाइड्राइड क्या होगी? NH3। सल्फर की हाइड्राइड क्या होगी? H2S। सल्फर की ऑक्साइड क्या होगी? SO3। क्लोरीन की ऑक्साइड क्या होगी? Cl2O7। इनकी टेबल में कुछ एलिमेंट्स के लिए जो कि डिस्कवर नहीं हुए उनके लिए मेंडलीव ने गैप छोड़ रखा था, क्योंकि मेंडलीव ने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि इन फ्यूचर कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी होगी और उन्होंने ये भी अनुमान लगा लिया था कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होगी कैसी। Mendeleev's periodic law. According to Mendeleev, the properties of element are the periodic functions of their atomic mass. यानी किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिकली रिपीट होती है एक रेगुलर इंटरवल पे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था वर्टिकल कॉलम में यानी ग्रुप में, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको पीरियड का नाम दिया गया था। जैसा कि पिछले पेज पे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के लिए मेंडलीव ने गैप छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि इन फ्यूचर कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी होगी और उन्होंने उन एलिमेंट का नाम भी रख लिया था। लेकिन चूंकि उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी इसलिए उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए कुछ गैप छोड़ दिया था। और उन एलिमेंट का नाम जो मेंडलीव ने रखा था वो था ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन, ए का बोरॉन। अब मैं आपको बता दूं ये जो ए का वर्ड है ये संस्कृत का वर्ड है। इसका मतलब होता है एक। जैसे आप हिंदू कैलेंडर देखें तो हिंदू कैलेंडर में एकादशी आपको देखने मिलेगी। एकादशी का मतलब होता है 11, यानी जो 10 के बाद आता है उसे कहते हैं 11। सिमिलरली इनकी टेबल में जो एलिमेंट के बाद एलिमेंट आता था उसका नाम इन्होंने रखा ए का एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के बाद जो एलिमेंट आना था उसका नाम इन्होंने रखा ए का सिलिकॉन। सिमिलरली बोरोन के बाद जो एलिमेंट आना था उसका नाम इन्होंने रखा ए का बोरोन। इन फ्यूचर जर्मेनियम, स्कैंडियम और गैलियम की डिस्कवरी हुई और मेंडलीव की जो प्रिडिक्शन थी इनकी प्रॉपर्टी को लेके वो लगभग एकदम सटीक थी। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं ए का सिलिकॉन की प्रॉपर्टी और जर्मेनियम जो कि बाद में डिस्कवर हुआ इसकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है। ए का सिलिकॉन का एटॉमिक मास 72 है, जर्मेनियम का 72.6
5.6 है। ए का सिलिकॉन की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर ml है और जर्मेनियम की 5.36 ग्राम पर ml है। ए का सिलिकॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। सिमिलरली जर्मेनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई है। इसकी ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला MO2 है और जर्मेनियम की ऑक्साइड का फॉर्मूला GeO2 है। इसकी क्लोराइड का फॉर्मूला यानी कि जनरल फॉर्मूला MCl4 है और जर्मेनियम की क्लोराइड का फॉर्मूला GeCl4 है। हालांकि मेंडलीव की टेबल और साइंटिस्ट से काफ़ी बेहतर थी, लेकिन इसमें भी कुछ डिफेक्ट थे। तो इनकी टेबल में जो सबसे पहला डिफेक्ट था वो हाइड्रोजन की पोजीशन थी। जैसा कि आप देखेंगे, जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट ग्रुप के ऊपर प्लेस किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये यूनिपॉजिटिव आयन बनाता है, यानी जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज हो। सिमिलरली जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं जैसे लिथियम है, ये भी अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा? लिथियम आयन। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम आयन। इसीलिए हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। सिमिलरली सेवंथ ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जैसे क्लोरीन के साथ मिलके क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाती है। इसी तरह हाइड्रोजन ग्रुप के भी सिमिलर था, इसलिए इसकी जो पोजीशन है वो आज भी निश्चित नहीं है। अब हम बात हैं दूसरे पॉइंट, यानी पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के आइसोटोप के लिए कोई सेपरेट जगह नहीं थी। ये डिफेक्ट था उनकी पीरियोडिक टेबल में। तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये है पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। इनकी टेबल में नोबल गैसेस के लिए कोई पोजीशन थी ही नहीं। चौथा जो पॉइंट आता है वो है एनोमैलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट। हालांकि मेंडलीव ने एलिमेंट को अपनी पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, लेकिन कुछ एनोमैलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट भी इनकी टेबल में देखे जा सकते थे। जैसे पोटेशियम जिसका एटॉमिक वेट 39 है, ये बाद में आता था आर्गन के जिसका एटॉमिक वेट 40 है। निकेल जिसका एटॉमिक वेट 58.71 है, ये पहले आना चाहिए था, लेकिन ये कोबाल्ट के बाद में आता था, तो इसका एटॉमिक वेट 58.93 है। टेरिलियम जिसका एटॉमिक वेट 127.6 है, ये बाद में आना चाहिए था, लेकिन ये आयोडीन से पहले आता था, जबकि आयोडीन का वेट 126.7 था। अब हम आते हैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे। मेंडलीव के जितने भी डिफेक्ट थे, इन सारे डिफेक्ट को हेनरी मोजली ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कवर कर लिया। 1914 में हेनरी मोजले ने ये ऑब्जर्व किया, किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल, वो उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है, ना कि एटॉमिक मास। और अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसका डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है उसके एटॉमिक वेट से। और यहाँ हेनरी मोजले ने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो डिटरमाइन करता है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिसिटी यानी क्या होती है पीरियोडिसिटी? द पीरियोडिक रिपीटिशंस ऑफ एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन regular intervals when the elements are arranged in the order of their increasing atomic number is called periodicity। यानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो पीरियोडिकली रिपीट होती है एक रेगुलर इंटरवल के बाद पीरियोडिक टेबल में। वो भी तब जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे
इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब जानते हैं कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होती है, यानी पीरियोडिसिटी का मेन कारण क्या होता है। किसी भी एलिमेंट के एटम की जो आउटरमोस्ट शेल होती है, जिसे वैलेंस शेल भी कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एलिमेंट की पीरियोडिसिटी का मेन कारण होती है। जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट दे रखे हैं। जो पहला फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है वो लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ 2 1, यानी इसकी आउटरमोस्ट शेल या जिसे कहते हैं वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस 1 इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसकी पीरियोडिसिटी है। अब इसी ग्रुप का दूसरा एलिमेंट देखते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 है, यानी इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2 8 और 1। इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी पीरियोडिसिटी का कारण है, यानी रिपीटिशन का कारण है। आप इसी ग्रुप के सारे एलिमेंट को देख लो तो सबके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इन सबके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, और यही कारण है इनके रिपीटिशन का पीरियोडिक टेबल में, और इसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी। ये तो बात होगी पहले ग्रुप के एलिमेंट्स की। अब हम 7th ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो आप ये देखिए, इसमें सबसे पहले आता है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 9 होता है, और हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो ये आएगा 2 7। इसकी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7। आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, यहाँ दे रखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी ग्रुप के अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें यानी क्लोरीन, तो उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो आएगा 2 8 7, यानी इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसी के नेक्स्ट एलिमेंट को देखें तो यानी वो ब्रोमीन है, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और आयोडीन की भी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इन सभी एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और यही कारण है कि पीरियोडिसिटी का। Magic numbers. In the periodic table, it is observed that repetition of elements with similar property occur after intervals of either 2 or 8 or 18 or 32 elements. These numbers are called magic number. यानी पीरियोडिक टेबल में अगर हम किसी भी ग्रुप को देख लें तो उस ग्रुप का जो हर नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होगी, या तो 2 एलिमेंट के बाद होगी, या 8 एलिमेंट के बाद होगी, या 18 एलिमेंट के बाद होगी, या 32 एलिमेंट्स के बाद होगी। इसीलिए इन नंबर्स को हम मैजिक नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये जो पहला ग्रुप है इसका जो पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1, और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3, यानी इस 3 में से हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, यानी लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन के सिमिलर है, और ये कब आई 2 नंबर के बाद। इस तरह सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 8, यानी सोडियम दोबारा अपीयर हुआ है इसी ग्रुप में आफ्टर 8 एलिमेंट। सिमिलरली पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 19, और इसमें से हम सोडियम का एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 8, यानी जो पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वापस अपीयर हुई हैं इसी ग्रुप में 8 एलिमेंट्स के बाद। रुबिडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 37, अगर इसमें से हम पोटेशियम का एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 18। इसका मतलब है कि इसी ग्रुप में रुबिडियम दोबारा अपीयर हुआ है आफ्टर 18 एलिमेंट्स। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं सेकंड ग्रुप पर। इसमें जो पहला एलिमेंट है वो है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। दूसरा एलिमेंट है मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 12। अगर हम 12 में से
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। सिमिलरली कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है उसमें से हम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी अगेन 8। स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक नंबर है उसमें से हम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 18। बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है उसमें से हम स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो अगेन वैल्यू आएगी 18। और रेडियम का जो एटॉमिक नंबर है इसमें से हम अगर हम बेरियम का एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 32। इसका मतलब है कि जो मैग्नीशियम है वो इसी ग्रुप में दोबारा रीअपियर हो रहा है आफ्टर 8 एलिमेंट। कैल्शियम है इसी ग्रुप में दोबारा रीअपियर हो रहा है विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर 8 एलिमेंट्स। स्ट्रोंशियम इसी ग्रुप में दोबारा रीअपियर हो रहा है आफ्टर 18 एलिमेंट्स। बेरियम इसी ग्रुप में दोबारा रीअपियर हो रहा है आफ्टर 18 एलिमेंट्स। और रेडियम इसी ग्रुप में दोबारा रीअपियर हो रहा है आफ्टर 32 एलिमेंट्स। इसलिए हम इन नंबर्स को मैजिक नंबर कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल को। हम सभी जानते हैं आज की डेट में 118 एलिमेंट्स नोन हो चुके हैं। ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इसमें 18 ग्रुप्स हैं। ये देखिए, ये पहला ग्रुप, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और इस तरह ये ऐसे करते करते लास्ट का ग्रुप है वो 18 ग्रुप है। 1 से लेकर जो 18 तक की नंबरिंग है वो IUPAC ने रिकमेंड की है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में। इस पीरियडिक टेबल में भी एलिमेंट्स अरेंज हैं ग्रुप में और ग्रुप के सब ग्रुप भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप है, ये 13 वाला थर्ड ए ग्रुप है, 14 वाला फोर्थ ए ग्रुप है, 15 वाला फिफ्थ ए ग्रुप है, 16 वाला सिक्स्थ ए ग्रुप है, 17 वाला सेवन्थ ए ग्रुप है और 18 वाला एट्थ ए ग्रुप है। और बाकी यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखोगे तो यहाँ सारे बी सब कैटेगरी वाले ग्रुप हैं। अब हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। क्यों कहते हैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट? इनको एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की जो सबसेल्स हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग केवल उन्हीं में होती है, यानी सिर्फ एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, यानी सिर्फ एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट की तो इनको पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं 13 to 17 क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो पी सब शेल्स में होती है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कलेक्टिवली कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स। ये जो पहला ग्रुप है इसको अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं इनको अल्कली मेटल? क्योंकि अगर फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जैसे लिथियम है पानी से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? अल्कली, और हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। ये जो हाइड्रोक्साइड होती है इस ग्रुप के एलिमेंट की, इसी को हम अल्कली कहते हैं। और अल्कली के बारे में मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं कि ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसका यूज़ स्पेसशिप में होता है। सेकंड ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं ये भी पानी से रिएक्ट होकर एल्कली बनाते हैं, लेकिन इनकी जो एल्कली होती है वो फर्स्ट ग्रुप से वीक होती है। इसलिए फर्स्ट ग्रुप की जो एल्कली है, यानी यूँ कहीं के जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड ग्रुप। थर्ड ग्रुप की बात करें तो उसको कहते हैं बोरॉन फैमिली। फोर्थ ग्रुप को कहते हैं कार्बन फैमिली। फिफ्थ ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली। सिक्स्थ ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली। सेवन्थ ग्रुप को हेलोजन फैमिली कहते हैं। और 18 ग्रुप को नोबल गैस ग्रुप या फैमिली कहते हैं।
और इनको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट शेल क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। इनको कोई भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है अपना डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब बात आती है पीरियड्स की। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 1 से लेके 7 तक पीरियड्स हैं। जो पहला पीरियड है इसमें आता है हाइड्रोजन और हीलियम, यानी सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड जो आता है इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। हर एक पीरियड में सिर्फ 8 एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। अब फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं क्योंकि इसमें इन दोनों में 18 एलिमेंट्स आते हैं। अब जो लास्ट के 6th और 7th पीरियड है इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं क्योंकि इसमें इन दोनों में 32 एलिमेंट्स आते हैं। अब देखने की बात यह है कि जो 6th ग्रुप है इसमें जो थर्ड पीरियड है, यानी यहाँ पे जो दे रखा है ले लेंथ नाइट सीरीज़ है, और 7th ग्रुप का जो थर्ड पीरियड है यानी जो यहाँ देख रहे हैं ये एक्टिनिया सीरीज़ है, इन सब में 15-15 एलिमेंट्स आते हैं और लैंथनाइट को हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सिमिलरली हम एक्टिनाइट्स को कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं, वैसे आपके कोर्स में नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आउटरमोस्ट जो सेल्स होती हैं उनमें जो सब सेल्स होती हैं 2 सब सेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड रहती हैं, और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आउटरमोस्ट शेल की एक सब सेल इनकम्प्लीट होती है, इसलिए इनको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब हम जानेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप? यहाँ से देखिए, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है डायगोनली थर्ड पीरियड के एलिमेंट से। इसी को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, और वो एलिमेंट जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन एलिमेंट्स को कहते हैं ब्रिज एलिमेंट, यानी द रिजेम्बलेंस in the properties of the second period elements with the third period elements is known as diagonal relationship, and the element which shows diagonal relationship are called bridge elements। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम ये सब क्या है, ब्रिज एलिमेंट्स हैं। बेरियम और एल्यूमिनियम ब्रिज एलिमेंट हैं। बोरोन और सिलिकॉन ब्रिज एलिमेंट्स हैं। टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो अपने ग्रुप की पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी को समराइज करते हैं, उनको कहते हैं टिपिकल एलिमेंट। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं और ये अपने पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी को समराइज करते हैं, इसलिए इनको टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। वैलेंसी हो सकता है आपने 9th में पढ़ी हो, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं इजी वे में। The number of electrons lost or gained by the atom of an element to attain the nearest noble gas configuration is called valency। यानी कोई भी एलिमेंट अपनी आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट और गेन करता है ताकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके, तो वही उसकी वैलेंसी होगी। मान लीजिए जैसे सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, इसकी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, नियॉन का है, यानी कितना है 2 और 8। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दे तो इसके जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो नियॉन के सिमिलर होगा, यानी 28 हो जाएगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन
किया वो कब किया, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करके, यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली सेकंड ग्रुप की बात करें, जैसे बेरिलियम, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 2 2। ये भी क्या कर सकता है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या इन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर दे। तो 6 गेन करेगा, अगर ये 6 गेन करता है तो ये आर्गन को रिजेंबल करेगा, यानी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 8 होगा, लेकिन आर्गन दूर है इससे। इसके सबसे नज़दीकी कौन सा है, हीलियम, यानी 2। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा ताकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम के बराबर हो जाए। यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं जाती। अगर किसी की वैलेंसी 5 आ रही है तो आप उसको 8 में से माइनस कर दीजिए। 5 के बाद जितनी भी वैलेंसी आती है उसको 8 से माइनस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी की वैलेंसी 6 आ रही है तो हम उसको 8 में से माइनस कर देंगे, तो यानी उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। और किसी की वैलेंसी 7 आ रही है तो हम उसको 8 में से माइनस कर देंगे, यानी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। अब इस टॉपिक का जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है, यूज़ ऑफ द पीरियडिक टेबल। ये भी पूछा जा सकता है। इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, पीरियडिक टेबल सिस्टमेटाइज द स्टडी ऑफ एलिमेंट, यानी पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे ग्रुप में। अगर हम किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की हम प्रॉपर्टी पता कर लें तो हम अच्छी तरह से जान जाएंगे कि उसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी वैसी ही है, यानी सिमिलर है। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। अगर हमको पीरियडिक टेबल अच्छी तरह याद है और हमें पूछ लिया जाए या हमें बता दी जाए कि किसी एलिमेंट की आपको अगर पोजीशन पता चल जाए तो हम पता कर लेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे अगर हमको बोल दिया जाए मैग्नीशियम और हमको पता है कि मैग्नीशियम की जो पोजीशन है वो कौन से ग्रुप में आती है, सेकंड ए में आती है। और सेकंड ए एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एल्कलाइन मेटल, यानी या यू कहिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। थर्ड पॉइंट क्या है, पीरियडिक टेबल लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ मैनी एलिमेंट्स, यानी पीरियडिक टेबल के कारण ही काफ़ी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और अपने अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा और समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।